माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, उनकी बहुत कम मात्रा है, बिल्कुल ना के बराबर ppm में चाहिए। जिंक, आयरन, कॉपर, बोरान, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, अब आजकल 2-3 पोषक तत्व और इंट्रोड्यूस हुए हैं, क्लोरीन, निकेल, सिलिकॉन। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे पोषक तत्व पौधे को चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अगर जिंक की कमी है और आप सोचो मैं यूरिया से पूरी कर दूं, नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर जिंक की कमी है तो जिंक चाहिए, भले ही उसको थोड़ा सा चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? अगर उसको जिंक की जरूरत है तो जिंक चाहिए, ये नहीं है कि आप डीएपी से पूरा कर दो। अब किसानों के जहन में एक बात आती होगी, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। आपके जहन में ये बात आई होगी कि जब ये इन खादों की जरूरत नहीं थी तो फिर बनाए क्यों? क्या जरूरत पड़ी इनकी बनाने की, और क्यों इतना प्रमोट किया जाता है इनको खेतों में डालने के लिए? तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, जैसे आप में से या मुझ में किसी में कोई पोषक तत्व की कमी हो जाए, जैसे मुझे कैल्शियम की कमी हो जाए या किसी शख्स को कैल्शियम की कमी हो जाए, तो कैल्शियम की पूर्ति किससे होती है? कोई डॉक्टर अगर सजेस्ट करता है कि कैल्शियम की पूर्ति किस से, मैं घरेलू अगर उपचार करना चाहूँ तो घरेलू उपचार क्या है कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए? दूध, जाहिर सी बात है। लेकिन अब उसकी कमी इतनी हो गई है कि मेरा शरीर इतना वीक हो गया है कि वो रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा? कहेगा भैया कैल्शियम के पाउच ले लो, या कैल्शियम के शॉट आते हैं छोटे छोटे, वो खा लो। क्यों? क्योंकि वो तुरंत रिकवरी आपको कराएगा, और वो आपको 1 हफ्ते के लिए रिकमेंड करेगा या 2 हफ्ते के लिए रिकमेंड करेगा, और 2 हफ्ते बाद आपकी कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी जब दोबारा टेस्ट होगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दूध पीना बंद कर दो। इसका मतलब डॉक्टर ये कहेगा कि आप अपने डाइट में डेली थोड़ा सा दूध बढ़ा दो, आप डेली दूध पिया करो, आपके नेक्स्ट टाइम आपकी कैल्शियम की कमी ना हो। ये नहीं कहेगा कि आप दूध छोड़ दो और रोज़ मेरे पास आओ, ये कैप्सूल ले जाओ खाओ। सेम चीज़ खेती में हुई थी, जब नाइट्रोजन की पहली बार कमी हुई तो यूरिया का निर्माण हुआ। अब उस समय शक्तिमान के नाम से आती थी, किसान डालते भी नहीं थे। बड़ा इस पर प्रयास किया गया, बहुत गोष्ठियाँ की गई, नुक्कड़ नाटक किए गए, तब जाकर के किसानों ने यूरिया को डालना स्टार्ट किया था। शुरुआत में किसानों ने यूरिया नहीं डाला था। अब 1 क्विंटल यूरिया में 46 किलो नाइट्रोजन आपको मिल जा रही है। अगर 46 किलो नाइट्रोजन आपको गोबर के माध्यम से डालना पड़े तो आपको कितना गोबर चाहिए? क्योंकि वहाँ तो क्वांटिटी बहुत कम है ना के बराबर है उसमें। भाई 1 क्विंटल गोबर में 1 किलो नाइट्रोजन मिलती है। अब आपकी गन्ने की रिक्वायरमेंट है 200 किलो नाइट्रोजन की, तो 200 किलो के लिए फिर आपको कितना गोबर चाहिए हर फसल में? तो इतना गोबर अवेलेबल धीरे धीरे हो नहीं रहा था, तो उस गोबर को रिप्लेस करने के लिए ये हुआ कि भैया 1 क्विंटल यूरिया डाल दो, आपकी नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। अब उससे नाइट्रोजन की कमी तो मेरी पूरी हो गई, लेकिन मैंने क्या, उसका जो असली फूड था गोबर, उसको मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल थे, जितने भी कार्बनिक पदार्थ है, चाहे गोबर हो, हरी खाद हो, ढेंचे की खाद हो, गन्ने की सूखी पत्तियाँ हो, वो क्या करे हमने, वो डालना बंद कर दिए। अब उससे हमारा फसल ने तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, लेकिन ज़मीन का क्या हाल हुआ? ज़मीन में जो सूक्ष्म जीवाणु थे, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ज़मीन जो है ना, मिट्टी निर्जीव नहीं है। आप पहली बात तो ये समझ लीजिए, मिट्टी भी एक सजीव है, और खेती बिना मिट्टी के भी की जा सकती है। आप सोचो कि मिट्टी में ही पौधा उग सकता है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर पौधे को आप हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी सुनी होगी या एरोपोनिक, तो उसके माध्यम से भी बिना ज़मीन के पौधा बन सकता है, हवा में लटकते और पानी में। उसके 16 के 16 पोषक तत्व आप दे दीजिए, पौधा आपका पानी पर तैरता रहेगा मिट्टी में। लेकिन वो टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है कि आपका जितने का प्रोडक्शन नहीं होगा, उससे दुगना आपका खर्चा हो जाएगा। तो वो इंडियन कल्चर में तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें किस पर डिपेंड रहना है? मिट्टी पे। अब मिट्टी को आप क्या समझते हो? अगर कोई
रेत ला कर दे दें आपको और बाल्टी में लग दें और उसमें कहीं पौधा लगाओ और आपको इसमें पौधा हरा भरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रेता में जो बालू होती है वो भी मिट्टी का एक रूप ही है ना, लेकिन उसमें किस चीज़ की कमी है उस बालू में? अगर वो मिला दे तो वो मिट्टी बन जाएगी, कोई बताएगा? अगर बालू है उसमें मैं फसल पैदा करना चाहता हूँ बालू में, तो मुझे उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? डीएपी, एनपीके, यूरिया है। बालू में पोषक तत्व मिलाने पड़ेंगे तो उससे पौधा हो जाएगा। कितने लोग सहमत हैं? बालू एक माध्यम हो गया, अब उसको मुझे जीवित करना है क्योंकि वो निर्जीव है, वो सॉइल नहीं है, वो मिट्टी नहीं है। मिट्टी का रूप जरूर है वो, लेकिन मिट्टी हम उसको नहीं कहेंगे। मिट्टी किसको कहेंगे? जो सांस लेती हो, और सांस लेने के लिए क्या चाहिए उसको? है हवा चाहिए। ऑक्सीजन तो उसमें भी घुल जाएगी, रेता में भी। सब सही बोले। क्या चाहिए उसमें? सजीव, सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव इन्होंने कहा कि ट्राइकोडर्मा लाइए और इसमें डाल दीजिए, ये तो कहेंगे कि ट्राइकोडर्मा, क्योंकि एक फफूंदी है, जीव है, और सूक्ष्म जीव है और फंगस है। क्योंकि सूक्ष्म जीव कितने तरीके के होते हैं? फंगस हो गया, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु हो गया, वायरस हो गया, और हमारे नेमाटोड हो गए। ज़मीन में यही सब होते हैं और इनकी बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारी प्रजातियां हैं, मतलब अरबों की तादाद में, ये भी नहीं हजारों में, अरबों में। अब उस रेता में मैंने कहा ये ट्राइकोडर्मा डाल दो, आपका जो है मिट्टी सजीव हो गई, अब ये श्वसन करने लगी। तो क्या ये सही है या गलत है?